नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 अपडेट और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। और बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। खबर बेगूसराय में, जहां पर शादी दौरान फायरिंग में एक बच्चे की मौत हो गई है। परिजनों ने साजिश के साथ हत्या करने का आरोप लगाया है। नाराज लोगों ने कुछ देर के लिए NH-31 को भी जाम कर दिया। बाद में पुलिस के समझाने के बाद जाम खत्म हुआ है। बताया जा रहा है कि खेमकरणपुर टोला से जोकिया गांव बारात जा रही थी और बारात निकलने के समय एक युवक ने फायरिंग की, जो दूल्हे के भतीजे अमृत राज के सिर में जा लगी। गंभीर हालत में उसे एक निजी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस आरोपी युवक की तलाश में जुटी है। कुछ न कुछ तो हुआ होगा, इसी वजह जानबूझ साजिश तहत मारबे किया, इसमें कहीं डाउट नहीं है। क्योंकि बच्चा था, वो गाड़ी से उतरा है, उसके बाद उसको गोली मारा है और गोली सामने यहाँ लगा है। यहाँ लगने का रीजन थोड़े है इसी तरह लग गया। वो जानबूझकर उसको 3-4 दिन से बोल रहा था, भाई तुम बाराती जरूर चलना, तुम जरूर चलना। वो बोला पापा मना किया, नहीं जाएंगे, तो फलनो रहेगा छिलनो रहेगा, तुम चलो। जानबूझ के इस साजिश के तहत उसको किया। बारात में अमृत राजकुमार जो 14 वर्ष के हैं, उनको गोली लगने का सूचना मिला है। उनका मृत्यु हो गया है। इस संबंध में बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है और संदिग्ध के विरुद्ध छापामारी किया जा रहा है। और सहयोगी संतोष हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। संतोष, जिस शख्स के ऊपर फायरिंग करने का आरोप और परिवार साजिश का आरोप लगा रहा है, उस शख्स की गिरफ्तारी को लेकर क्या कार्रवाई की जा रही है? जी बिल्कुल विवाद। देखिए, जिस ढंग से ये परिजनों के द्वारा आरोप लगाया जा रहा है कि एक साजिश के तहत ही हर फायरिंग या फिर ये बारात का बहाना कर इस बच्चे की हत्या की गई है। और आज सबके साथ जब परिजनों ने NH-31 को जाम किया था, तो पुलिस ने जो है वो मामले की जांच की बात कही थी और जल्द ही अपराधियों के गिरफ्तारी की भी बात कही थी। लेकिन अभी तक जो है अपराधी पुलिस की पकड़ से बाहर हैं। मामला ये भी सामने आ रहा है, क्योंकि ये जो आरोपी हैं या जो मृतक है, सभी आपस में एक बिरादरी के ही लोग हैं और एक ही जगह के लोग हैं। तो कहीं न कहीं पुलिस के लिए ये छानबीन करना भी अभी जो है वो थोड़ा मुश्किल साबित हो रहा है। लेकिन पुलिस प्रयास जरूर कर रही है और पुलिस का दावा है कि परिजनों का जो आरोप है कि इसके पीछे साजिश है, जानबूझकर ये किया गया, तो इसके पीछे की वजह परिजन क्या कह रहे हैं? जी, अभी तक जो परिजनों के द्वारा बताया गया है कि ये कुछ चूंकि आपस में सभी फरीक हैं और जो है जमीनी विवाद की भी बात सामने आ रही है। और जैसा बताया जा रहा है कि हाल के दिनों में भी इन लोगों में इस शादी को लेकर ही थोड़ा जो है स्थिति कुछ नियंत्रण में आई। बहुत बहुत शुक्रिया संतोष इस तमाम जानकारी के लिए। अब ऐसे में सवाल है कि शादी के जश्न में फायरिंग आखिर क्यों की जाती है? इस तरह का दिखावा क्यों किया जा रहा है? शादी का जश्न और जश्न कैसे मातम में तब्दील हो जाता है? फायरिंग कर दिखावा आखिर क्यों? दिखावे के नाम पर कब तक लोगों की यूं ही जान जाती रहेगी? पुलिस क्यों नहीं ऐसे तमाम सख्त कानूनों को सख्ती से लागू कर पा रही है? शादी के जश्न में फायरिंग का दिखावा और ऐसे में लोगों की जिंदगी के साथ सीधा खिलवाड़। नवादा में शारदा माइंस के जंगल से एक महिला के शव को बरामद किया गया है। महिला शादीशुदा थी और रेप के बाद हत्या की आशंका जाहिर की जा रही है। पुलिस ने आरोपी युवक रमजान को गिरफ्तार कर लिया है और बताया जा रहा है कि महिला शारदा माइंस में ढिबरा चुनने का काम करती थी और इसी दौरान आरोपी के संपर्क में आई। दोनों में दोस्ती हुई। हालांकि बाद में उसकी शादी कर दी जाती है, जिसके बाद आरोपी ने उसे अगवा कर इस घटना को अंजाम दिया है। हालांकि मामले में अब तक कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। चुनने के लिए उधर से लड़का था, मतलब दुकान मियाँ वो मिट्टी तरफ चुना थी ढेबरा, तो उसी में मतलब वो उधर से किडनैप करके लाया झाड़ी तरफ और उधर रेप करके और उसका कपड़ा से लपेट कर लटका दिया गाछ पर, जान मार दिया। लड़का पकड़ा है। और हमारे सहयोगी अनिल विशाल इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ के। अनिल विशाल, क्या आरोपी जो है वो गिरफ्त में आ चुका है और उसकी तरफ से इस पूरे घटना को लेकर क्या सफाई दी जा रही है?
जी देखिए विभा, जो पीड़ित पक्ष जो है उसने जो थाने को जो लिखित शिकायत दी है उसमें इस साफ तौर पर जिक्र किया गया है कि सवैयाटांड़ पंचायत के झलकडीहा गांव के युवक रमजान के ऊपर ये आरोप लगा है। तो उसी शिकायत के आधार पर पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया है। कल देर शाम ही उसकी गिरफ्तारी हो गई थी और उसे जेल भी भेज दिया गया है। उसने यह कबूल किया है कि शादी के लेकर उसके ऊपर जो है सो लगातार दबाव बनाया जा रहा था, मगर वो इससे लगातार इनकार कर रही थी, जिसमें वो आवेश में आकर उसके साथ पहले ऐसा मतलब परिजन उसके बता रहे हैं कि उसने उसके साथ पहले दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया, बाद में उसी की साड़ी से उसे फंदे पे उसे टांग दिया। फिलहाल इस मामले में ज्यादा कुछ निकल कर नहीं आ रहा है। सारा मामला जो है एक प्रेम प्रसंग से जुड़ा हुआ है और पुलिस ने आरोपी युवक को फिलहाल गिरफ्तार भी कर लिया। बहुत बहुत शुक्रिया अनिल विशाल तमाम जानकारी के लिए। वहीं बड़ी खबर रोहतास से, जहां बेखौफ अपराधियों ने लूटपाट के दौरान एक शख्स को चाकू मारकर उसकी हत्या कर दी। घटना काराकाट के जोरावरपुर की है और बताया जा रहा है कि घर में बेटी की शादी थी। पिता खरीदारी कर लौट रहे थे और तभी पहले से घात लगाए अपराधियों ने लूटपाट की शुरुआत कर दी और विरोध करने पर चाकू से हमला कर दिया जाता है, जबकि बेटे को भी चाकू से वार कर जख्मी कर दिया गया। मृतक का नाम राधा मोहन सिंह है, जो सेना के रिटायर्ड कर्मचारी थे। फिलहाल पुलिस इस मामले की तहकीकात में जुटी है। यहाँ पुल के पास एसएच के बगल में ये बाप बेटे जा रहे थे। अपराधियों ने मोटरसाइकिल छीनने का प्रयास किया और ये पुलिस के जवान थे, रिटायर थे और बाप बेटे लड़ बैठे। किसी ने अपराधियों से छीना पीटी करा और उन्होंने कोई छुड़ा मार दिया, जिससे बाप का हत्या हो गया, जिनका नाम था राधा मोहन सिंह। अभी उनके बच्चे हैं जो अभी यहाँ पर स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं यहाँ पर। उधर मुंगेर के तारापुर से भी हत्या की एक सनसनीखेज खबर सामने आई। यहां के मोहनगंज में एक शख्स ने महिला की हत्या कर शव को जमीन के अंदर गाड़ दिया। बताया जा रहा है कि दोनों कथित तौर पर पति पत्नी थे। 3 साल पहले दोनों की शादी हुई थी। महिला के बेटे की शिकायत के बाद जब जगह पर जमीन को खोदा गया तो महिला के शव की बरामदगी की गई। हत्या का आरोप विनोद सिंह पर लगा है। बताया जा रहा है कि दोनों रिश्तेदार थे और कई साल से साथ रह रहे थे। महिला विनोद सिंह की झोपड़ी में रह रही थी और इसी झोपड़ी को लेकर विवाद कुछ और हत्या से पहले दोनों के बीच विवाद हुआ, जिसके बाद आरोपी ने गला दबाकर महिला की हत्या कर दी। पुलिस ने फिलहाल शव को बाहर निकाल लिया है और अपनी तफ्तीश में जुट गई है। 2-3 वर्ष पहले रुक्मिणी देवी ने विनोद सिंह से शादी कर लिया था। वर्तमान में विनोद सिंह की झोपड़ी में रह रही थी। विनोद सिंह उसको झोपड़ी खाली करने बोल रहा था और ये खाली नहीं कर रही थी। इसी प्रकरण में रात में दोनों में कुछ झंझट हुआ और विनोद सिंह ने उसको मुंह गला दबा करके सफोकेशन से उसकी हत्या कर दी और लाश को बरुआ नदी के किनारे बालू में कर दिया था। खबर दानापुर के फुलवारी शरीफ की, जहां एफसीआई गोदाम के पास खड़े ट्रक में अचानक आग लग गई। आग लगते ही अफरा तफरी मच गई। देखते ही देखते ट्रक जलकर खाक हो गया। ट्रक खाली था, इस वजह से ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। लोगों ने दमकल को भी इसकी सूचना दी, लेकिन घंटों बाद दमकल यहां पहुंची। आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। मुंगेर के मुफस्सिल थाना पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने तौफीर गांव में एक मिनी गन फैक्ट्री का खुलासा किया। साथ ही हथियार निर्माण से जुड़े एक शख्स को गिरफ्तार करने में भी कामयाबी हासिल की। इसके पास से हथियार और हथियार बनाने के सामान बरामद किए गए हैं। बताया जा रहा है कि तौफीर गांव के निवासी अभिषेक शर्मा के घर में हथियार बनाने का अवैध कारोबार चल रहा था, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए घर पर छापेमारी की और गिरफ्तार युवक पहले भी इस मामले में जेल जा चुका है। सीतामढ़ी में बिना मास्क पहने लोगों के खिलाफ अभियान लगातार चलाए जा रहे हैं। जिला प्रशासन के निर्देश पर लापरवाह लोगों पर कार्रवाई की जा रही है। ऐसे लोगों को न सिर्फ चालान काटा जा रहा है, बल्कि उनका थाने में ही कोरोना जांच भी किया जा रहा है। इस व्यवस्था के लिए कई थानों में स्वास्थ्यकर्मी और डॉक्टरों की टीम की तैनाती की गई है। एक तरफ पुलिसकर्मी यहां ड्यूटी करते हैं, तो दूसरी तरफ स्वास्थ्यकर्मियों की टीम भी जांच में जुटी हुई है। और सीतामढ़ी जिले के यह डुमरा थाना का दृश्य है और आप देख सकते हैं जिला प्रशासन ने जो लोग लापरवाही बरत रहे हैं उसके खिलाफ यहाँ सख्त इंतजाम किया है। थाना में स्वास्थ्य कर्मियों की डिप्यूटेशन की गई है, जो लापरवाह लोगों को यहाँ पर उनका कोरोना टेस्ट करा रहे हैं। और इतना ही नहीं,
जो लोग मास्क नहीं लगा रहे हैं उनका चालान भी काटा जा रहा है। कोरोना संक्रमण की महामारी दिनों दिन भारी पड़ती जा रही है, लेकिन जो लोग हैं वो पूरी तरीके से लापरवाह बने हुए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पुलिस पदाधिकारी भी बैठे हुए हैं और जो लोग मास्क पहनना नहीं चाहते हैं उनको पुलिसकर्मी रोकते हैं और उनके साथ चालान काटने की प्रक्रिया यहाँ की जा रही है। हमारे साथ है यहाँ पर पुलिस पदाधिकारी, उनसे बात करते हैं। सर, किस तरह की व्यवस्था की जा रही है? व्यवस्था कोरोना संबंधित की गई है और स्वास्थ्य विभाग यहाँ भी अपना काम कर रहे हैं सुचारू रूप से। पुलिसकर्मी भी लगे हुए हैं इस सिलसिले में और किसी तरह की कोताही नहीं बरती जा रही है इस विषय पर। तो लापरवाह लोगों का चालान भी काटा जा रहा है? लापरवाह लोगों का चालान भी काटा जा रहा है, मास्क का और हेलमेट भी। देख सकते हैं आप, यह दृश्य है सीतामढ़ी जिले के डुमरा थाना का और यहाँ पर एक तरफ ये भी दृश्य है कि देखिए पीपी किट में किस तरीके से जो स्वास्थ्यकर्मी है ये पूरी सुरक्षित वातावरण यहाँ पर बना के रखे हुए हैं और जो लोग आ रहे हैं उनका कोरोना टेस्ट कराया जा रहा है। जो लोग लापरवाह हैं, वाहन चलाने के दौरान न तो हेलमेट का इस्तेमाल कर रहे हैं न ही मास्क का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वैसे लोगों को सबक सिखाने का भी एक तरह से यह जरिया कहा जा सकता है कि जिला प्रशासन लगातार लोगों को आगाह कर रहा है कि आप मास्क पहनिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए, लेकिन ऐसा लोग करने को तैयार नहीं है। और शायद यही वजह है कि अब जिला प्रशासन ने ऐसे लापरवाह लोगों पर कड़ा नियम लागू करना शुरू कर दिया है और ऐसे लोगों को थाना में पकड़ कर लाया जा रहा है, उनका चालान भी काटा जा रहा है और उनका कोरोना का टेस्ट भी कराया जा रहा है। राकेश रंजन, न्यूज 18, सीतामढ़ी। पूर्णिया की बात करें तो कोरोना से बचाव को लेकर लोगों में तकनीक भी जागरूकता थोड़ी भी देखिए कि यहाँ तकनीकी सहायता तो जरूर ली जा रही है, लेकिन लोगों के अंदर लापरवाही इस कदर है कि भीड़ भाड़ जहां पर है वहां पर बिना मास्क के लोग पहुंच रहे हैं। सरकारी दफ्तरों की ये तस्वीर है जहां पर सार्वजनिक जगहों और चौक चौराहों की तरह ही बिना मास्क के आवाजाही आपको करते हुए लोगों का हुजूम नजर आ जाएगा। ऐसे लोगों को लगातार समझाया जा रहा है, बावजूद इसके सुधरने का नाम नहीं ले रहे। सोशल डिस्टेंसिंग बरतने और मास्क लगाने के इस कड़ी हिदायत के दौर में हम खड़े हैं पूर्णिया के रजिस्ट्री ऑफिस पर और आप देख रहे हैं कि जो मजमा है, जो लोग हैं और जिस तरह से आवाजाही है उसमें क्या दिख रहा है। तो ये सरकारी दफ्तरों में अमूमन इसी तरह की स्थितियां हैं और ख़ास करके रजिस्ट्री ऑफिस में तो हर दिन के ये हालात हैं। अब इन हालातों के बीच कितना सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा है और सरकारी मुलाजिम इसके लिए कर क्या रहे हैं, व्यवस्था कर क्या रही है, जरा इस पर बात करते हैं। एक सीनियर सिटीजन हमारे साथ हैं। आप ये जो दृश्य देख रहे हैं क्या कहिए? ये तो निश्चय ही दुखदायी है। सरकार की इतने कड़े निर्देश, बार बार अपील के बावजूद भी हम नागरिकगण इस पर अमल नहीं कर पा रहे हैं। अब ये उम्मीद की जाती है कि आने वाले दिनों में जहाँ जहाँ भी नागरिक जमा हों वो अपनी अपनी जवाबदेही का पालन करें ताकि ये जो कोरोना संबंधित जो बड़ी बीमारी है इस पर नियंत्रण पाया जा सके और उसके लिए जो डिसिप्लिन बनाया गया है उसको पालन किया जा सके। कैमरामैन मनोज के साथ राजेंद्र पाठक, न्यूज 18 पूर्णिया। खगड़िया पुलिस ने शराब के अवैध धंधे का पर्दाफाश किया है। मामला गोगरी थाना क्षेत्र के उसरी गांव का है, जहां पुलिस ने अवैध रूप से चल रहे विदेशी शराब की मिनी फैक्ट्री का उद्भेदन किया, जो एक घर में चलाया जा रहा था। हालांकि धंधेबाज मौके से भागने में सफल रहे। पुलिस ने मौके से अलग अलग ब्रांड के रैपर और बोतल समेत कई सामान को जब्त किया। पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी शुरू कर दी है। स्पीड बरामद हुए, बोतल वगैरह शराब के बरामद हुए, रैपर वगैरह जितने सारे थे सब, गैस चूल्हा मिले, उनके बाद 2 सिलेंडर मिले, विदेशी की तरह ही सेम स्टिकर मिला, रैपर मिले और सब सील करने मुहर बंद मिले। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है और सियासत से जुड़ी हुई बड़ी खबर सामने आ रही है। एलजेपी के पूर्व प्रदेश महासचिव का बड़ा आरोप, केशव सिंह ने चिराग पासवान पर यह आरोप लगाया है। चिराग का नक्सलियों के साथ साठगांठ है, ये कहा जा रहा है केशव सिंह की तरफ से। नक्सलियों के संपर्क में चिराग पासवान है। एलजेपी के पूर्व प्रदेश महासचिव की तरफ से बड़ा आरोप चिराग पासवान के ऊपर। केशव सिंह ने कहा है कि नक्सलियों के साथ साठगांठ है चिराग पासवान की। नक्सलियों के संपर्क में चिराग पासवान है। केशव ने पटना के शास्त्री नगर में इसे लेकर
मामला दर्ज कराया था। धमकी देने का चिराग पासवान पर आरोप भी लगाया गया है। व्यक्तिगत रूप से जानता हूं कि चिराग पासवान का जमुई के नक्सलियों से साठगांठ है। उन्होंने उनके हमनाम एक चिराग पासवान नक्सली है जिसको हम नहीं जानते हैं न देखे हैं, लेकिन उनसे ये पिछले बार चुनाव में 2014 का मदद लिए थे। हम खुद संग्रामपुर और तारापुर विधानसभा क्षेत्र के प्रभारी थे। 18 किलोमीटर बीच में लक्ष्मीपुर जंगल पड़ता है, गंगा मोड़ से लेकर लक्ष्मीपुर तक। उसमें दिन में भी लोगों को क्रॉस करने में डर लगता है। भीमबांध उसी इलाका में है। एसपी सुरेंद्र बाबू का उसी में हत्या हुआ था। उस इलाके से हम लोग 12 बजे 1 बजे रात को क्रॉस करते थे। इनको नक्सलियों से साठगांठ नहीं रहता तो हम लोगों को फ्री छोड़ा नहीं रहता उसमें। इनका नक्सलियों से साठगांठ है और ये निश्चित रूप से ये जिस स्वभाव के आदमी हैं, ये स्वभाव को अपना हम जानते हैं। इनके साथ हम काम कर रहे हैं 6-7 बरस से। या निश्चित रूप से इन पर जब हमला होता है तो ये किसी भी स्तर पर जा सकते हैं और जाकर मेरे जान। और सहयोगी साकेत हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। साकेत, एक बड़ा आरोप एलजेपी के पूर्व प्रदेश महासचिव की तरफ से चिराग पासवान पर। जी बिल्कुल, देखिए विवाह, चूंकि जो भी आरोप केशव सिंह लगा रहे हैं वो लिखित तौर पर उन्होंने थाने में भी ये मामला दर्ज कराया है। थाने शास्त्री नगर थाना, जो पटना का शास्त्री नगर थाना है, वहां पर उन्होंने लिखित शिकायत की है और उस जो आवेदन थाना को दिया है उसमें इन तमाम चीजों का जिक्र उन्होंने किया है कि चिराग पासवान का नक्सलियों के साथ संबंध है। इस तरह के जो भी आरोप वो लगा रहे हैं उनका उस जो थाने को उन्होंने आवेदन दिया है उसमें किया है। सबसे बड़ी बात है कि पिछले दिनों जब इन्होंने आरोप लगाया था कि पार्टी में जो आंतरिक लोकतंत्र है वो नहीं है और कहीं ना कहीं हिपोक्रेसी के तहत पार्टी चल रही है, और साथ ही साथ सौरभ पांडे जो निजी सचिव हैं चिराग पासवान के, उस पर भी उन्होंने कई आरोप लगाए थे। इसके बाद उनको फोन कॉल किया जाता है किसी और लोग के द्वारा और वो उस पर धमकी दी जाती है। ये आरोप उन्होंने लगाया है। अब इसमें कितनी सत्यता है ये तो पुलिस जांच करेगी, क्योंकि पुलिस के यहाँ इन्होंने शिकायत कर दी है। लेकिन पुलिस जांच में अगर इसमें कोई सत्यता है तो निश्चित तौर पर ऐसे चीजों पर कार्रवाई। सियासत में कहते हैं कि बेवजह कुछ भी नहीं होता और सियासत में टाइमिंग बहुत मायने रखती है। इस वक्त इस तरह का आरोप अगर केशव सिंह की तरफ से लगाया जा रहा है तो सवाल ये उठेंगे कि अब ये क्यों? अगर आपको जानकारी इसकी थी तो पहले क्यों नहीं? देखिए बिल्कुल ये बात सही है, सवाल ये। और आपको रोकना चाहूंगी साकेत, पशुपति कुमार पारस जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, लोजपा नेता। पशुपति जी, आपसे ही मैं जानना चाहूंगी, गंभीर आरोप चिराग पासवान के ऊपर केशव सिंह की तरफ से, आपकी पहली प्रतिक्रिया? ये बिल्कुल निराधार है, गलत आरोप है, बदनाम करने की साजिश है, इसमें कहीं कोई दम नहीं है। इसके पीछे की वजह आप क्या देख पा रहे हैं? अरे पहले हमारे दल में थे, उनको जब टिकट नहीं मिला तो वो दल छोड़ दिए। दल छोड़ने के बाद इस तरह से गलत आरोप लगा रहे हैं, इस तरह की बात कहीं नहीं है। लोक जनशक्ति पार्टी बिल्कुल हम लोग एक मंच हैं, जितने सांसद हैं विधायक हैं सब हम लोग एक हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में सब काम ठीक ठाक चल रहा है। ये गलत आरोप लगाया गया। पशुपति कुमार पारस जी, चूंकि आप जो कह रहे हैं कि उन्हें ये गलत आरोप लगाने के पीछे की मंशा आपको ये लगती है कि उनकी जो इच्छा थी, उनकी इच्छा की पूर्ति पार्टी ने नहीं की और इसीलिए बेवजह तरीके से ये आरोप लगाया जा रहा है। लेकिन जो आरोप उन्होंने लगाया वो लिखित आरोप है। उनका कहना है कि इस बात को मैं साबित कर सकता हूं। अरे पार्टी में इतने लोग हैं, कौन आरोप, कौन धमकाया नहीं धमकाया, उसमें चिराग पासवान जी की कहां गलती है जी? आप लोगों की तरफ से कोई एक्शन लिया जाएगा, क्योंकि उन्होंने तो लिखित शिकायत दर्ज की है? देख हम लोग मंगवाते हैं FIR की कॉपी, उसमें क्या है, फिर जैसा होगा हम लोग राय विचार करके करेंगे। आपके विचार से सिर्फ आपको ये लगता है कि जिस चीज की इच्छा उनकी थी वो नहीं पूरी हुई, इसलिए सिर्फ वो इस तरह का अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं या फिर इस तरह का आरोप लगा रहे हैं? अरे पार्टी में लिमिट जगह होता है, विधानसभा का चुनाव या लोकसभा का चुनाव में लिमिट सीट है, सबको तो खुश नहीं किया जा सकता है। तो जिनको टिकट नहीं मिला उनकी नाराजगी हो सकती है, लेकिन ये जो चिराग पासवान जी पर जो आरोप लगा रहे हैं वो बिल्कुल ही गलत आरोप है।
पशुपति जी, देखिए सिर्फ ये गंभीर आरोप नहीं है, आरोपों की बड़ी फहरिस्त है जिसमें ये भी कहा जाता रहा है और आपकी जानकारी में भी होगा कि कई नेता चाहते थे, जिस वक्त रामविलास पासवान बीमार थे उनसे मुलाकात करना चाहते थे लेकिन उनकी मुलाकात नहीं हो पाती थी। मैं आपसे जानना चाहूंगी, आप उनके भाई हैं, चिराग पासवान के चाचा हैं आप, आपकी क्या मुलाकात हो पाई थी? हाँ, बस मुलाकात होती थी जब वो थे बराबर, उनसे बात होती थी। जिस दिन हॉस्पिटल गए हम लोग सामने में गए, हम लोग वो दिन राजनीतिक मतभेद के चलते लोग गलत आरोप लगाते हैं। और आपको पता है कि हमारे फैमिली में हम जो तीन भाई थे, संयोग से मैं अकेले बच गया हूँ। हमारे तीनों भाई में जो प्यार और मोहब्बत परिवार में जो था और आज भी है, वो एक उदाहरण स्वरूप है पूरे देश में। ऐसा महाभारत के युग में भी नहीं हुआ होगा राम लक्ष्मण के बीच में जितना कि हमारे तीनों भाई में प्यार मोहब्बत था और आज भी हमारा फैमिली एकजुट है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। पार्टी की छवि को नुकसान पहुंचाने की कोशिश के तौर पर आप इस बयान को देखते हैं या पार्टी की तरफ से कोई एक्शन भी लिया जाएगा? मैंने तो कहा नहीं कि हम लोग मंगा के देखेंगे क्या है उसमें, जो सही होगा वो डिसीजन किया जाएगा। धन्यवाद। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया पशुपति कुमार पारस जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो एलजेपी नेता पशुपति कुमार पारस, चिराग पासवान के चाचा, जिनकी तरफ से कहा जा रहा है कि हम 3 भाई जिनमें मैं अकेला बचा हूं लेकिन हम सब इंटैक्ट थे, एक साथ थे और आज भी परिवार उसी मजबूती के साथ खड़ा है। सिर्फ और सिर्फ सियासी लाभ और जो महत्वाकांक्षा थी वो पूरी नहीं हुई और इसीलिए उनका कहना है कि केशव सिंह की तरफ से इस तरह का आरोप चिराग पासवान के ऊपर लगाया जा रहा है। चलिए, रुक करेंगे दूसरी खबर का। मधेपुरा नगर परिषद की लापरवाही से आम लोग बेहद परेशान हैं। परेशानी कचरा प्रबंधन और नाले के गंदे पानी से जुड़ी हुई है। दरअसल नगर परिषद की तरफ से रिहायशी इलाके में कचरा डंप किया जाता है और उसे जलाकर नष्ट किया जाता है, जिससे लोग परेशान हैं और अब लोग आंदोलन की चेतावनी दे रहे हैं। पिछले 4 साल से वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट की चर्चा तो जरूर की जा रही है लेकिन धरातल पर अब तक ये प्लांट नहीं उतर पाया। नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी की सफाई जरूर सामने आती है। उनका ये कहना है कि कोरोना की वजह से इसमें विलंब हो रहा है। आग लगने के बाद जो प्लास्टिक के जलने का जो धुआं आता है उससे निश्चित रूप से लगभग इस मोहल्ले के आदमी सांस के रोग से पीड़ित हो चुके हैं। अब रही बात की नगर परिषद आबादी के बीचों बीच में कचरा फेंका जा रहा है, ये तो ना तो कहीं से नियम। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।